रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं दिग्विजय को गुस्सा आता है। वो बोलता है कि इसका ड्रामा काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। बोस तू अभी के अभी पुलिस को कॉल कर। अनु बोलती है रुकिए सर, देखो गलत इस रोजी ने और इसके पति पॉल ने किया है, लेकिन इन सब में टिया की क्या ही गलती है। अगर हमने इनके खिलाफ कंप्लेन की ना तो इन दोनों को कोर्ट सज़ा सुना देगा और उसके बाद टिया अकेली रह जाएगी। उस बेचारी की कोई गलती नहीं है। बंकू बोलता है दीदी ये यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई है, लेकिन पोल तो यहाँ पर नहीं आया है ना। इधर डॉक्टर भी बोल रहा होता है कि अनुपमा ऐसे लोग बिल्कुल नहीं सुधरते, ये लोग कानून को अपने हाथ में जो लेते हैं। यहीं पर दिग्विजय बोलता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत तभी होती है जब बुराई को सजा दी जाए। अनु बोलती है सर सजा तो ये काट रही है, पश्चाताप से बड़ी सजा कोई नहीं होती। एक माँ के लिए इससे बड़ा गिल्ट क्या हो सकता है कि वो अपनी बेटी से ही नज़रें ना मिला पाए। रोजी का जो गिल्ट है वो इसके लिए सबसे बड़ी जेल है। मेरी माफ़ी भी इस गिल्ट को नहीं तोड़ पाएगी। हमारे संस्कार सिखाते हैं ना, जिसने दिल जीत लिया उसने संसार जीत लिया। हम इसको माफ़ कर देते हैं सर, हो सकता है कि हम भी संसार जीत लें। रोजी बोलती है कि तुम जीत गई अनुपमा, तुम कब की जीत चुकी हो। मैंने तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत किया, लेकिन तुम हमेशा सही रास्ते पर चलती रही। रोजी हाथ जोड़ती है, अनुपमा से माफ़ी मांगती है, बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चयू बोलती है बैड आंटी, मैंने आपकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने आपको माफ़ कर दिया। रोजी बोलती है जयू बेटा तुम तो मुझसे इतनी छोटी होकर भी मुझसे कितनी बड़ी निकली हो। थैंक यू बेटा, और आज के बाद मुझसे कभी मत डरना। अनु बोलती है रोजी डरना तो तुम्हें और पोल को चाहिए, क्योंकि कल को कहीं ऐसा ना हो तुम लोग इतने बुरे काम करते हो, इस बुरे काम की वजह से तुम अपनी बेटी से ही नज़रें ना मिला पाओ। रोजी बोलती है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बेटी के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करूँगी, बुरा नहीं। मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं। इसके बाद वो जयू को एक गिफ्ट देती है। वो बताती है कि ये मेरी बेटी का फेवरेट है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आई, हो सके तो इसे एक्सेप्ट कर लो। रोजी अनु और जयू दोनों को थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। आगे हम साफ फैमिली का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ईशू बोलती है कि मामा बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। परी बोलती है पापा भी। परी बोलती है ये दोनों अनुमा के बच्चे हैं या फिर हॉस्पिटल में बदल गए थे। बाबूजी की ऐसी हालत देखने के बाद भी इनका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघलता। राही बोलती है अगर बुजुर्ग पड़ोस के होते हैं ना तब भी हम उनकी हेल्प कर देते हैं। इधर परी बोलती है लेकिन ये लोग तो अपने ही दादी दादा की हेल्प नहीं करते। ईशू बोलती है ये अनुमा के साथ इतना बुरा करते हैं तो फिर बाबूजी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। परी बताती है कि मैं तो पापा को हैंडल ही नहीं कर पाती। मेरा दिल करता है मैं जब भी यहाँ आऊँ तो पहले तुम लोगों से पूछ लूँ कि पापा यहाँ है या नहीं, अगर वो यहाँ ना हो तभी मैं यहाँ आ जाऊँ। अंश बोलता है चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो, लेकिन हम इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते। माँ बेटी को तो मिलना ही पड़ता है। अंश राही की तरफ देखकर ये बात बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि हम इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकते, ये तो ज़िंदगी भर का साथ होता है। हम बाकी लोगों को तो ऐसे जैसे हमारे पति को इनको तो डाइवोर्स दे सकते हैं, लेकिन माँ को डाइवोर्स नहीं दे सकते। अंश बोलता है और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक ही पल में क्या हो जाए, प्रार्थना को ही देख लो। अगर पेरेंट्स में से कोई चला जाएगा ना तो फिर हमें ज़िंदगी भर बस गिल्ट ही रहेगा और कुछ नहीं। राही याद करती है कि कैसे अनु ने उसको पाला था। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं जिसके पास सुबह सुबह ही राही का कॉल आता है। वो सोच रही होती है कि इतनी सुबह राही का कॉल। बोलती है राही सब ठीक तो है ना, तूने इतनी सुबह सुबह कॉल किया है। राही बोलती है आई लव यू मम्मी। अनु बोल रही होती है आई लव यू बेटा, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तू मुझसे रूठ गई ना तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी परछाई ही मुझसे रूठ गई है। राही बेटा मैं तेरी आवाज़ सुनने के लिए कब से तरस गई थी, लेकिन अब तूने मेरे पास कॉल किया है ना, मुझे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। मैं हर चीज़ को ठीक कर दूंगी। मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना करूंगी तेरे हिस्से का भी जो भी दुख दर्द है ना वो मेरे हिस्से में आ जाए, तुझे हमेशा बस खुशियाँ ही मिले। तभी यहाँ पर अलार्म बजता है तो अनु की आँख खुलती है। अनु देखती है कि उसने बस ये सब कुछ सिर्फ सपने में देखा है। अनु अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि राही का कॉल नहीं आया है। वो सोचती है कि बस सपना ही था। फिर वो बोलती है कि लेकिन ये सपना सच ज़रूर होगा, मैं उम्मीद बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है एक दिन मेरे सारे के सारे बच्चे मेरे पास होंगे, मेरे साथ होंगे। मुझे पता है एक दिन मेरे सारे के सारे बच्चे मेरे पास होंगे, मेरे साथ भी होंगे और सब मिलकर मुझे गले लगाएंगे। आगे हम गौतम को देखते हैं जो किचन में आता है। यहाँ पर राही होती है। गौतम बोलता है तुम मेरा प्रोटीन शेक बनाकर मुझे बाहर दे देना। राही बोलती है मैं तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करने वाली। तुमने सोच भी कैसा लिया कि तुम्हें बोल दोगे और मैं तुम्हारा काम कर लूँगी, ऐसा नहीं होगा। गौतम बोलता है ये सब कुछ बोलने से पहले कम से कम अपनी फैमिली का एक बार हाल तो देख लो, साफ फैमिली का क्या हाल बन चुका है।
माही को तो मैंने घर से निकलवा दिया। अंश नौकरी के लिए दर दर ठोकरें खा रहा है और तुम्हारे बापूजी वो सड़क पर जा जाकर अगरबत्तियाँ बेच रहे हैं। और रही बात तुम्हारे तोशु भाई की, तो वो मेरा नौकर बना हुआ है। जो कोई मेरे इशारों पर नहीं चलता ना, वो चलने के लायक ही नहीं रहता। राही बोलती है, अगर तुमने फिर से मेरी फैमिली की एक बार बात की ना, तो तुम रेंगने के लायक भी नहीं बचोगे। गौतम हंसने लग जाता है। वो बोलता है, अच्छा वैसे राही, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी सुपर पावर है? तुम्हारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास ज़रूर है। तुम्हारी इस बिखरी हुई लाइफ है ना, इसको मैं जहन्नुम बना सकता हूँ। मैं बस मोटिवा से थोड़ी सी कड़वी बातें करूँगा। गौतम शक्कर का डिब्बा खोलता है, तभी उसके मुंह पर शक्कर आकर गिरती है। राही हंसती और बोलती है, तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही कड़वी हो गई थी ना, इसीलिए किस्मत ने शक्कर तुम्हारे मुंह पर गिरा दी। और अगर तुम्हें मिट्टी में नहीं मिलना है ना, तो फिर से मुझे डराने की कोशिश भी मत करना। राही वहाँ से चली जाती है। गौतम बोलता है, मीठी में तो तू मिलेगी राही, मुझे मीठी बातें करके मिर्ची लगाना बहुत अच्छे से आता है। इसके बाद गौतम किसी के पास कॉल करता है। उसको बोलता है कि गोवा की इन्फॉर्मेशन का क्या हुआ, मुझे आधे घंटे के अंदर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गौतम बोलता है, अब देखना राही, बंदूक मेरी होगी, चलाएगी मोरिबा और उसका निशाना होगे तुम और तुम्हारी माँ। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं। वो पौधों के पास बैठा होता है। वो बोलता है, सावी, जब से तू मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी सुबह तुझे देखकर होती थी और रात तुझे सुलाकर होती थी। जब से तू गई है ना, धूप तो रोज़ आती है, लेकिन वो मेरे दिल तक नहीं पहुंच पाती। रात तो होती है बट मुझे नींद नहीं आती। मैं खुद को तो नहीं संभाल पाता, लेकिन सावी, मैंने तेरी यादों को संभाल कर रखा हुआ है। तेरे लिए तेरा ये डिगी पॉप वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम में जाएगा, तुझे अच्छा लगता था ना। और देख, तेरा कैफ़े भी फिर से चलना शुरू हो गया है। यहाँ पर सब लोग आते हैं, खुश होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन सावी, सिर्फ तू यहाँ नहीं है। दिग्विजय को बार बार अपनी बेटी की याद आती है। वो रोने लग जाता है। अनु अपनी रुमाल निकालती है, दिग्विजय को देती है। वो बोलती है, सर, अगर आप ऐसे रोएंगे ना, तो सावी बिटिया भी रो देगी। सर, आपके आंसू बह गए, मतलब आपका दिल हल्का हो गया। लेकिन अब मुस्कुराने का वक्त है सावी के लिए। मैंने सावी का फेवरेट हलवा बनाया है। बच्चे और बुजुर्ग दोनों खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। अनु और दिग्विजय वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम राही को देखते हैं, जो कि कॉफ़ी लेकर आ रही होती है। तभी वो प्रेम को बात करते हुए देखती है। प्रेम बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ ना, आपको आपके पैसे दे दूँगा। रेस्टोरेंट ओपन नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि पैसे दे दूँगा। अब क्या मैं आपको अपनी किडनी बेच कर पैसे दूँ? और मुझे क्या ही बर्बाद करोगे आप, मैं तो पहले से ही बर्बाद हो चुका हूँ। अच्छा, गुंडे भेजोगे? भेज तो गुंडे, अच्छी बात है, मार ही दो मुझे। प्रेम अपना फ़ोन फेंक देता है। वो चीज़ों को इधर उधर फेंक रहा होता है। राही दौड़कर प्रेम के पास आती है। वो बोलती है, प्रेम। प्रेम राही को हर्ट करने वाला होता है। वो बोलता है कि सॉरी राही, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। राही बोलती है कि तुम खुद को भी चोट मत पहुंचाओ ना। प्रेम बोलता है, राही, लोग मुझे चोर कह रहे हैं, धोखा मेरे साथ हुआ है, लेकिन दुनिया फिर भी मुझे ही धोखेबाज बोल रही है। मैं घर से बाहर नहीं निकल पाता हूँ राही। जब भी मेरे पास किसी का कॉल आता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि उन्हीं लोगों का कॉल होगा जिनसे मैंने पैसे लिए हैं। वो बस बार बार पैसे ही मांगते रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका हूँ। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। प्रेम अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। राही प्रेम के पीछे पीछे ही चली जाती है। इधर मोटिवा बोल रही होती है, अनुपमा जी, मेरे टिंकू की ज़िंदगी को नर्क बनाकर आप भी चैन से नहीं जी पाएंगी। हम आपको बिल्कुल भी चैन से नहीं जीने देंगे। मोरिबा के पास गौतम आता है। गौतम मोरिबा को बताता है कि सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आपके पोते का रेस्टोरेंट बंद करवाकर अनुपमा जी गोवा में कैफ़े चला रही है। मोरिबा बोलती है, मैं क्या कर सकती हूँ? गौतम बताता है कि सौदा कीजिए। मोरिबा बोलती है, अनुपमा जी से। गौतम बोलता है, अनुपमा जी से नहीं, किसी और से। आप बस एक बार बात कीजिए और देखिएगा, इन सब की कीमत अनुपमा जी को चुकानी पड़ेगी। मोटिवा रणविजय से बात करती है। वो बोलती है कि तुम्हारा दुश्मन ही मेरा दुश्मन है। रणविजय, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा बाप दिग्विजय है ना। मैं तुम्हें फ़ायदे की बात बता रही हूँ, तुम बस इस बात को नोट कर लेना। आगे हम अनु और दिग्विजय को देखते हैं। दिग्विजय बोलता है कि वहाँ पर सब लोग कितने खुश थे। अनु बोलती है, मतलब सावी भी खुश होगी। वो लोग घर के पास पहुंच जाते हैं। वो बंको और जयू को देखते हैं। वो बंको और जयू को आवाज़ लगाते हैं। जयू दौड़कर अनु को गले लगा लेती है। इधर अनु बोलती है कि ये सब कुछ क्या है। बंको बताता है कि सरकारी अफसर यहाँ पर आए थे, उन्होंने कैफ़े को ताला लगा दिया, हमें कुछ नोटिस दिखाया था। दिग्विजय बोलता है, तूने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? बंको बताता है कि मैंने आपको कॉल करने के लिए फ़ोन निकाला था, लेकिन उन अफसरों ने ये बोला कि अलाउड नहीं है। दिग्विजय बोलता है, वो कागज़ कहाँ पर है? बंको बताता है, कागज़ अंदर चिपका कर गए हैं। यहाँ पर दिग्विजय सारे नोटिस पढ़ता है। वो बोलता है कि ये सब कुछ उस रणविजय का किया धरा है। अनु बोलती है, उसने ऐसा क्यों किया है? दिग्विजय बोल रहा होता है, उसको सिर्फ पैसों से प्यार है। वो हमारे पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है, हमें ये सब कुछ खाली करना होगा।
उसने आज के दिन ये सब कुछ किया है, उसे बाप की तो कदर नहीं की, लेकिन वो अपनी बहन के बारे में भी सब कुछ भूल गया है क्या? दिग्विजय रणवीर के पास कॉल करता है बट रणवीर कॉल पिक नहीं करता। दिग्विजय बहुत गुस्से में होता है, बोलता है कि ये कैफ़े, ये घर, मैं उस नीच आदमी के हाथ बिल्कुल भी नहीं लगने दूंगा। आगे हम बा और बापूजी को देखते हैं जो दोनों घर का काम कर रहे होते हैं। बापूजी बोलते हैं वैसे लीला तूने अच्छा आइडिया निकाला है। बा बोलती है बच्चे घर से बाहर जाकर तो काम करने नहीं देंगे, इससे अच्छा यही होगा हम अपने ही घर का काम कर ले। अब देखो काम वाली के पैसे भी हम लोग बचा लेते हैं। बापूजी बोलते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बा बोलती है मुझे अनुपमा के लिए बुरा लगता है, मैंने उसको कितने ताने सुनाए, उसको बोला कि यहाँ से चली जा, अच्छा ही हुआ वो चली गई। ये जो सा हाउस है वो दलदल है, हम जब एक मुसीबत से अपना हाथ छुड़ाते हैं तो दूसरी मुसीबत हमारे पैर पकड़ लेती है। वो यहाँ से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा होगा उसके लिए। बाबूजी बोलते हैं जब डॉक्टर शादी में चला जाता है ना तो लोग उनको वहीं पर भी ढूंढ लेते हैं और बोलते हैं कि हमारा इलाज करो। हमारी अनु भी वैसे ही है, लोग उसके पास आएंगे, उसको अपना दुख दर्द बताएंगे और अनु उनके दुख में उनका सहारा बनेगी। बा बोलती है हाँ अनुपमा के साथ यही होता है। बाबूजी बोलते हैं कि अनुपमा जो है वो आम इंसान नहीं है, हमेशा वो दूसरे लोगों के पास पहुंच जाती है उन लोगों का दुख दर्द हल्का करने के लिए। क्या पता वो सालकुंडा में भी किसी की मदद कर रही होगी। आगे हम दिग्विजय को देखते हैं जिसको उसकी बेटी सावी की बातें याद आती है। वो बोलती है कि टी पॉप्स मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, ये घर है ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई लव दिस हाउस टी पॉप्स। देखना मैं अपने कैफ़े को हमारे घर के अंदर ही बनाऊंगी, हो जाएगा ना हमारा हाउस कैफ़े और बहुत अच्छा चलेगा। इधर दिग्विजय सोच रहा होता है बेटी जिस घर से जाना नहीं चाहती थी, बेटा उस घर से धक्के मार कर निकालना चाहता है। इसी घर हमारे हाथ से ना निकल जाए। दिग्विजय रो रहा होता है, वो बोलता है इससे अच्छा तो यही होता मैं भी सावी के साथ यहाँ से चला जाता। दिग्विजय रो रहा होता है, सब लोग उसके पास आते हैं। अनु बोलती है सर आप ऐसा मत कीजिए। अनु बोलती है सर प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, देखिए सावी सब देख रही है। दिग्विजय सावी की फ़ोटो ले लेता है, वो बता रहा होता है कि 20 साल पहले मैं, साधना और रणविजय हम लोग यहाँ पर आए थे। हम एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। हम लोग किराए के घर में सिर्फ मेहमान बनकर जाते हैं और वहाँ से कुछ दिनों बाद दूसरी जगह चले जाते हैं। मैं किसी ऐसे घर में रहना चाहता था जहाँ से मुझे कोई कभी ना निकाल सके। अनु को याद आता है कि कैसे वनराज ने अनुपमा को घर से निकाल दिया था। अनु बोलती है सर ज़मीन की तड़प को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। दिग्विजय बताता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ पर अपना घर बनाऊँगा। मेरी नज़र इस ज़मीन पर पड़ी, मुझे पता चला कि साधना जो है वो प्रेग्नेंट है। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से बोल रहा था कि घर में बेटी ही आएगी। फिर मैंने ठान लिया कि हमारी जो बेटी है ना उसका पहला कदम हमारे अपने घर के अंदर आएगा। दिग्विजय बताता है मैं सावी को इसी दरवाजे से घर के अंदर लेकर आया था। दिग्विजय उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा खुश था। दिग्विजय बताता है तभी तो हमने घर का नाम सावी विला रखा। जैसे जैसे सावी बड़ी होती गई उसका अटैचमेंट कुकिंग से बढ़ता गया। सावी को खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था। जब उसका कैफ़े खुला ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी को देखकर मेरी खुशी भी दोगुनी हो जाती थी। जब सावी यहाँ पर थी तो हमेशा उसकी मुस्कुराहट इस घर में थी, उसकी खुशबू इस घर में थी। आपने मुझसे बोला कि मैं मुस्कुराकर सावी को याद करना सीखूं। मैंने सीखा, अपने आप को संभाला, लेकिन देखो मेरा बेटा मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। मैं सावी के सपने को भी सच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब ये ना घर रहेगा ना उसका सपना रहेगा, मैं क्या करूँगा। मुझे कोई बता दो मैं किसके लिए जीऊँ, मेरे पास जीने की कोई वजह ही नहीं है। दिग्विजय रो रहा होता है। अनु बोलती है सर प्लीज़ आप अपने आप को तकलीफ़ मत दीजिए, सावी ये देखेगी तो उसको भी तकलीफ़ होगी। अनु बोलती है सर प्लीज़ बस कर दीजिए, आपको सावी की कसम। दिग्विजय उस ताले को ही देख रहा होता है। वो बोलता है ये ताला और ये जो जंजीरें हैं ना ये मेरे दिल पर लगी हुई हैं। दिग्विजय कैफ़े के गेट के पास ही बैठ जाता है, रोने लग जाता है। डॉक्टर बॉस बोलता है कि प्लीज़ दिग्विजय तो अपने आप को संभाल। दिग्विजय बोलता है इस दरवाजे के पीछे मेरी बेटी की यादें हैं। दिग्विजय बोलता है उसकी यादों पर ऐसे ताला नहीं पड़ सकता। बोलता है अनुपमा जी सावी ने हमेशा से इस घर की हर चीज़ को छुआ है, मुझे हमेशा उसकी इस घर में खुशबू आती रहती है। कभी कभी मुझे उसकी कदमों की आवाज़ भी सुनाई देती है। मुझे पता है वो यहाँ नहीं है, मुझे इस घर की आदत हो चुकी है, लेकिन इस घर पर भी ताला पड़ जाएगा। दिग्विजय रो रहा होता है, सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे अनुपमा, दिग्विजय सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। इधर हम राही को देखते हैं। राही के पास उसकी कंपनी की बॉस का कॉल आता है। यहाँ पर बॉस बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की को फाउंडर हूँ राही कोठारी, और मैं जल्दी ही इंडिया आने वाली हूँ, हम दोनों की जल्दी ही मुलाकात होगी। राही सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है कि मैं अपनी बॉस से प्रेम के बारे में बात करूँगी।
दूसरी तरफ हम अनु और बाकी लोगों को देखते हैं। वो लोग घर को छोड़कर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी अनुपमा के हाथ से अनुज का फ़ोटो नीचे गिर जाता है। दिग्विजय उस फ़ोटो को उठा लेता है। वो बोलता है कि अनुज की फ़ोटो आपके पास क्या कर रही है। अनु बोलती है, सर आप मेरे पति को जानते हो। दिग्विजय बताता है कि मैं यूएस गया था, तब मैं अनुज से मिला था। मैं और अनुज बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। जब अनुज को पता चला कि सावी का कैफ़े ओपन होने वाला है ना, तो उसने बिना कुछ सोचे समझे ही अपनी चेकबुक निकाली और सावी के नाम का चेक साइन कर दिया। दिग्विजय बताता है कि ये जो कैफ़े खुल पाया है अनुज की वजह से ही खुल पाया है। इस कैफ़े पर अनुपमा जी आपका भी उतना ही हक है। ये कैफ़े आप ही का है। अनु सोच रही होती है कि मुझे इस कैफ़े को कुछ भी हो जाए लेकिन बचाना ही पड़ेगा। ये कैफ़े रणविजय के हाथ नहीं लग सकता। अनुज बोलती है, सर आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा। आप और मैं हम लोग मिलकर कोई ना कोई हल तो निकाल ही लेंगे। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर बोल रहा होता है, दिग्विजय तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जयू भी बहुत अपसेट होती है। वो बोलती है कि मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन देखिए अंकल हमें यहाँ से जाना होगा। पंकु भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। वो सोच रहा होता है, सर कितने ज़्यादा परेशान हैं, पहले कभी इतने परेशान नहीं हुए। दोस्तों ये सब कुछ मोटिवा की वजह से हो रहा है। जल्दी ही राही को ये पता चल जाएगा कि मोटिवा और गौतम क्या कर रहे हैं। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।